ग्राउंड से जो हम लोग को मिलता है, अर्थिंग, अर्थ से जो ठीक है, प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, यानी जैसे अर्थ का क्रस्ट जो है, मींस अर्थ सरफेस के हाँ नीचे जैसे जैसे जाएंगे हाँ वहां पे क्या है, हाँ हीट ज्यादा है ना, टेम्परेचर बढ़ता हाँ जाता है। हाँ मीन्स सर। अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर जहाँ पे मैग्मा होता है वहां पे तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। मैग्मा, हम्म, मैग्मा पता है ना, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, मैग्मा, हाँ हाँ मोल्टेन। सर, हाँ हाँ। तो ठीक है, वो मोल्टेन स्टेट बहुत सर। ही ज्यादा टेम्परेचर वहां पे होता है। लेकिन अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, ठीक है, तो समझिए 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस इसका दिया हुआ है, कितना किलोमीटर अंदर पर किलोमीटर, एक मिनट देख लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स देखिए बेसिक आपको ये यहाँ पे इतना ही है कि अर्थ का सरफेस जो है उसके अंदर जैसे जैसे आप जाइएगा कोर की तरफ, अर्थ के कोर की तरफ, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। उस उस हीट का हमें यूज करना है वाटर को हीट करने के लिए। ठीक है, जो अर्थ के अंदर हीट है उसको यूज करके हम वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग देखते हो वोल्केनोज इरप्शन, वोल्केनोज इरप्शन किसकी वजह से होता है, वोल्केनोज में क्या निकलता है, लावा सर निकलता है ना जमीन के अंदर जब से। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता लावा है अर्थ निकलता है क्रस्ट सर। से, लावा ठीक है, फूटने लगता है सर। हीट के तो बहुत ज्यादा हीट जब हो जाता है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो बाहर निकलता हाँ, है। ठीक है, एंड जब एक्सेस प्रेशर अप्लाई हो जाता है, या एक्सेस प्रेशर जब उस पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तब वोल्केनो इरेप्शन हो जाता है सर। ठीक है, अगर तो कहें तो क्या निकलता है, गर्म लावा निकलता है ना। बॉइलिंग मड यहाँ पे लिखा है, हॉट लावा, रॉक्स, बॉइलिंग मड, ये सब निकलता है जमीन के अंदर से। ठीक है, तो बहुत ही देखेंगे रेड हॉट रहता है, जो वोल्केनो इरप्शन होता है एकदम रेड हॉट रहता है, उसका कितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, वैसे ही हॉट वाटर एंड स्टीम भी निकलता है। ठीक है, गैसेस भी निकलते हैं, हॉट गैसेस। ठीक है, तो ये किसकी वजह से निकलता है, अगर अर्थ का क्रस्ट कूल रहता, कोल्ड रहता, तो ये यानी वोल्केनो इरप्शन वगैरह नहीं होता है ना। मेन वहां पे ज्यादा हीट होने की वजह से, ठीक है, ये वोल्केनो इरप्शन वगैरह होते हैं। अब वोल्केनो इरप्शन होता है तो हम देखते हैं रेड हॉट होता है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज्यादा हीट है। तो उस हीट को यूज करके अगर आप स्टीम जनरेट कर सकते हो एंड उस स्टीम से स्टीम पावर प्लांट को रन कर सकते हो, है ना, स्टीम टरबाइन को रोटेट करा सकते हो एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। एक एप्लीकेशन तो ये हुआ। दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे आपको हीटिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह। ठीक है, पेपर पल्प इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ पे स्टीम की जरूरत होती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, वहां पे भी स्टीम की जरूरत होती है। तो ऐसे इंडस्ट्री में हम स्टीम सप्लाई कर सकते हैं, मीन्स हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन हो गया कि हीटिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। देन कूलिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप कूलिंग पर्पस तो समझ में यहाँ पे आपको नहीं आएगा, हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस होता है। तो कूलिंग पर्पस क्या होता है, जैसे एडजॉर्प्शन एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जिससे हीट से हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग बोथ इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीट। ठीक है, जैसे एडजॉर्प्शन कूलिंग हम लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो रेफ्रिजरेशन में एडजॉर्प्शन तो नहीं है, वो अलग से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तीन तरह का रेफ्रिजरेशन होता है, वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम, एंड दूसरा होता है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, एंड तीसरा होता है वेपर एडजॉर्प्शन सिस्टम। तो एडजॉर्प्शन सिस्टम में हीट से हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन यही दिया है कि कूलिंग पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
कि सारे जगह जियोथर्मल एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनसाइड द अर्थ जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो मोर देन 80 किलोमीटर, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी यानी इतना ज्यादा। अब ऐसा थोड़ी है कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर अर्थ के सरफेस के अंदर टेम्परेचर है तो उसका आप यूज करोगे। 30 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर होता है, 40 तक चला जाता है, ठीक है। तो कम से कम 100, 200, 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर, जहाँ पे आप ड्रिल करके जाओगे, मान लो 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर अंदर जाओगे तो 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तभी जाकर उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो सकता है ना। 50-60 डिग्री सेल्सियस के लिए तो हम ड्रिलिंग थोड़ी करेंगे, तो 80 किलोमीटर अंदर ड्रिल करेंगे अगर, तब जाकर हमें जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल होता है, ठीक है। बट कुछ लोकेशन होते हैं, ठीक है, फ्यू लोकेशंस है इन द वर्ल्ड where this temperature can be available up to 0.3 किलोमीटर to 3 किलोमीटर। मीन समझिए 0.3 किलोमीटर कितना हो गया, 300 मीटर से 3000 मीटर अगर हम अंदर जाते हैं डेप्थ में तो 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है। बट ऐसे लोकेशन बहुत ही कम है, तो वैसे लोकेशन में आप इजिली जियोथर्मल पावर प्लांट बैठा सकते हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद जब हमें उतना टेम्परेचर मिलेगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन 80 किलोमीटर ड्रिल करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। बट 0.3 किलोमीटर to 3 किलोमीटर ड्रिल किया जा सकता है। सो जियोथर्मल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर, वहां से हॉट वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, स्टीम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ब्राइन होता है, ब्राइन बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। तो सॉल्टी वाटर होता है, मीन्स उसमें बहुत ही ज्यादा नमक होता है, सॉल्ट बहुत ही ज्यादा होता है जो अंदर से वाटर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ब्राइन्स भी बोलते हैं। बाई ड्रिलिंग अ होल इन थर्मल फील्ड, तो थर्मल फील्ड क्या है, थर्मल फील्ड वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, जहाँ से आप ड्रिल करके हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। So this energy can be utilized for space heating. Space heating का मतलब क्या हो गया, रूम हीटिंग, या कोई भी स्पेस को हीट करना है तो वहाँ उस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे स्टीम अगर हमें मिल रहा है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में स्टीम मिल रहा है, तो स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड करके स्टीम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे प्रोसेस हीट, मैंने बताया कि शुगर इंडस्ट्री होता है, पेपर पल्प इंडस्ट्री होता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वहां पे आपको हॉट वाटर की या स्टीम की जरूरत होती है, तो वैसे जगह हम ये सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, इट इज एस्टिमेटेड that average temperature gradient in earth's surface is 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर हम अंदर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है। मीन्स अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस अचीव करना चाहते हैं टेम्परेचर, तो 10 किलोमीटर डेप्थ तक जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 10 किलोमीटर डेप्थ पे जाकर 300 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है, रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स इससे कंटिन्यूअसली ये सालों भर मिल सकता है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि हम एक 10-12 ड्रिल कर दे या 100 ड्रिल कर दे तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। वो अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसलिए उसको बोला जा रहा है कि रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है which is available continuously throughout the year. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ का टेम्परेचर, क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर नहीं कम होता है। नो थर्मल स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, कैपिटल एंड जनरेशन कॉस्ट इज लो, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट भी कम होगा। जैसे पावर प्लांट, आप थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करो या हाइड्रो पावर प्लांट एस्टैब्लिश करो या आप न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करो, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है,
लेकिन इसमें एक ड्रिलिंग करके और वहां से हॉट वाटर को निकाला जा सकता है, इसलिए बोल रहा है कैपिटल एंड जनरेशन कॉस्ट इज वेरी लो। ठीक है, नो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स नहीं है बट पॉल्यूटेंट्स होता है, आगे हम लोग देखेंगे। नीड वेरी स्मॉल एंड लैंड एरिया। अब जब ड्रिल करते हैं तो स्टीम या वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ बहुत ही सारे गैसेस निकलते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 गैसेस है। तो ये इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी होती है, मीन्स बहुत ज्यादा यहाँ पे 800-1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसके लिए हमें कोर में जाकर ड्रिल करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ऐसा लोकेशन की जहाँ पे कम ही डिस्टेंस पे 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद एक 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है लो ग्रेड हीट एनर्जी सोर्स है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में कोरोड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, में यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, क्रोजन ज्यादा होता है, तो प्लांट के पार्ट्स क्रोड होंगे। ये जो गैसेस निकलते हैं ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। लाइफ ऑफ प्लांट इज लो कंपेयर टू कन्वेंशनल प्लांट। क्यों? जियोथर्मल प्लांट की लाइफ कम होती है क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है, क्रोसिव नेचर का होता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की लाइफ कम हो जाती है। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड में कॉज सेटलमेंट ऑफ लैंड। तो अगर मान लीजिए किसी जगह से कंटिन्यूअस फ्लूइड को निकाला जाए अंदर से, जमीन के अंदर से, तो वहां पे सेटलमेंट ऑफ लैंड हो सकता है, मीन्स लैंड नीचे सेटल हो सकता है। ठीक है, कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन ड्यू टू एग्जॉस्ट, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, ब्लो डाउन, मीन्स इसमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो साइलेंसर वगैरह यूज करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, ओरिजिन एंड टाइप ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इसका बेसिक यही है। अर्थ क्रस्ट का मिलियन ईयर अगो प्लैनेट अर्थ फॉर्मेशन टुक्स प्लेस फ्रॉम ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ सन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। Earth's interior having mass of hot liquid gases, steam is cooling slowly and temperature of Earth core is estimated to be 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अर्थ का कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। As the fluid are cooled by losing heat, outer solid crust of about 30 kilometer depth, ocean lakes were formed and average geothermal heat dissipation from the land is about, ठीक है, जियोथर्मल की वजह से जो एवरेज हीट डिसिपेशन है वो बता रहा है 0.06 वाट पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही कम है। एंड कंपेयर टू सोलर, सोलर का बहुत ही ज्यादा है, आपको 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। बिलो द सॉलिड क्रस्ट, क्रस्ट इज मोल्टेन मास कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है, विच इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग and earth's tremors cause the magma to come closer to the earth's surface in certain places and crust fissures were opened up and hot magma near the earth's surface thus causes active volcanoes, hot springs and geysers where water exists। ठीक है, अब इसमें अर्थ क्रस्ट का देखिए, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। टिपिकल जियोथर्मल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट तो ये मैग्मा हो गया। ठीक है, मैग्मा के ऊपर ये जो पार्ट है ये हार्ड रॉक होता है। ठीक है, मैग्मा के ऊपर हार्ड रॉक होता है एंड यहाँ से हीट रेडिएशन एंड कंडक्शन कन्वेक्शन से यहाँ से मीन्स रेडिएशन एंड कंडक्शन बोल सकते हैं, रेडिएशन कंडक्शन एंड फ्लूइड से कन्वेक्शन से भी होता है, तो यहाँ से हीट रिलीज होगी मैग्मा से। एंड ये जो पार्ट है सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट पूरा हीट हो जाता है एंड इसका टेम्परेचर समझिए 200-300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके ऊपर ये पोरस रॉक है। पोरस रॉक क्या होता है, इसमें बीच में ये रहेगा, मीन्स वाइड्स रहेगा, मीन्स खाली जगह रहेगा,
उसको पोरस रॉक बोला जाता है। ठीक है, तो पोरस रॉक में अगर इसमें जो वाटर ट्रैप हुआ है ये हीट गेन करता है इस हार्ड रॉक से, सेकेंड पार्ट से। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे वाटर वेपर कलेक्ट होता है। ये पोर्स में, ये जो पोरस रॉक है उसका जो पोर्स होगा, खाली जगह, वहां पे वाटर वेपर फॉर्म होगा एंड वो फीजर के थ्रू, ये फीजर जो है फीजर के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, या स्टीम, यहाँ से स्टीम बाहर आ सकता है। ठीक है, सॉलिड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल होता है कि उसमें छेद वगैरह नहीं रहेगा, इम्परमिएबल रॉक है, बट इसमें फीजर्स एंड वेल होते हैं, इसके थ्रू स्टीम को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोथर्मल फील्ड, इसको जो पोरस रॉक है इसको बोला जाता है हाइड्रोथर्मल फील्ड। तो इसी का यूज है, हाइड्रोथर्मल फील्ड से हमें जो हॉट वाटर है या स्टीम है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करना है हमें। ठीक है, या यहाँ पे ड्रिलिंग करके वाटर को हम इसमें सप्लाई कर सकते हैं एंड ड्रिल करने के बाद यहाँ पे वाटर को, ये पोरस जो रॉक है हाइड्रोथर्मल फील्ड, इसमें वाटर को सप्लाई करके उसको ये क्या करेगा, मैग्मा से हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड यहाँ पे स्टीम जनरेट होगा एंड उस स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या हॉट वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है थ्रू वेल। ठीक है, एंड देन उसको हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस या पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना बेसिक था इसका, जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है एंड जियोथर्मल फील्ड क्या है। यहाँ से एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा पॉइंट रीड कर लीजिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। टाइप्स ऑफ जियोथर्मल, यहाँ पे टाइप बताया कि जियोथर्मल का रिसोर्सेस क्या क्या है। तो हाइड्रोथर्मल जो अभी हमने देखा है, हाइड्रोथर्मल फील्ड, ये जो पोरस रॉक था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोथर्मल फील्ड। तो एक तो सोर्स हो गया हाइड्रोथर्मल फील्ड, दूसरा है हॉट ड्राई रॉक, देन जियो प्रेशराइज एंड मैग्मा। सो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ओनली हाइड्रोथर्मल फील्ड, हाइड्रोथर्मल एनर्जी being presently utilized in since technology for commercial utilization of other geothermal source is not available। तो अभी सिर्फ हम हाइड्रोथर्मल फील्ड से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स वहां से जो हॉट वाटर है या स्टीम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो सोर्सेस है, हॉट ड्राई रॉक है, जियो प्रेशराइज है, मैग्मा है, इससे अभी टेक्नोलॉजी डेवलप उतना नहीं हुआ है इससे हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एप्लीकेशन स्पेस, हीटिंग, कूलिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट। कंपैरिजन यहाँ पे दिया है कि जियोथर्मल पावर प्लांट एंड कन्वेंशनल पावर प्लांट में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो जियोथर्मल पावर प्लांट लो ग्रेड हीट है, लो ग्रेड हीट की वजह से इसका जो साइज होता है, मीन्स कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, 10 मेगावाट तक इसका साइज होता है। एंड जबकि कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट 800 मेगावाट तक बनाया जा सकता है। ठीक है, it needs large flow of geothermal fluid due to their low temperature and pressure, and it uses conventional fuels like coal, oil, natural gas, है ना। थर्मल पावर प्लांट में हम कोल यूज करते हैं, ऑयल या नेचुरल गैस वगैरह यूज करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, नीड लार्ज फ्लो ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड, मीन्स जियोथर्मल फ्लूइड जो हॉट वाटर है या स्टीम है उसका लार्ज फ्लो चाहिए। ठीक है, दिस कैन ओनली बी लोकेटेड वेयर जियोथर्मल फील्ड्स आर अवेलेबल। सारे जगह हम लोकेट नहीं कर सकते हैं, जहाँ जियोथर्मल फील्ड अवेलेबल है वहां पे ही इसको लोकेट कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल पावर प्लांट आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, स्टीम कंजम्पशन रेट इज हाई। ठीक है, इसका हीट ही कम है तो इसलिए स्टीम कंजम्पशन रेट हाई होगा। स्टीम कंजम्पशन रेट इज 40% लोअर देन जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कन्वेंशनल पावर प्लांट में जो स्टीम पर किलोवाट आवर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 40% कम होगी। एडिशनल इक्विपमेंट्स आर नीडेड टू
प्रोड्यूस क्लीन स्टीम। अब देखिए स्टीम जो जनरेट हो रही है जियोथर्मल फील्ड से, उसके साथ बहुत सारे हजार्डस गैसेस है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत और भी इक्विपमेंट्स लगाने होंगे जो क्लीन स्टीम प्रोड्यूस करे, ठीक है। जो गैसेस है उसको एक्सट्रैक्ट कर दे, जो उसके साथ वेट स्टीम रहेगा तो वाटर कंटेंट को हटा दे। एंड एडिशनल इक्विपमेंट्स आर नॉट नीडेड। यहाँ पे क्लीन वाटर हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट में, इसलिए एडिशनल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पे आपको एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए जो गैसेस है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये जियोथर्मल पावर प्लांट का था। इसके आगे और भी पॉइंट्स मैंने दिया है, बट आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है, बस इतना आपको पढ़ना था। यहाँ पे पूरा डिटेल में पावर प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना है, बट एक पॉइंट आप देख लीजिए, वेपर डोमिनेटेड ड्राई और ड्राई स्टीम सिस्टम, ठीक है। वेपर डोमिनेटेड या ड्राई स्टीम सिस्टम, इसमें क्या है, जियोथर्मल फील्ड से अगर हमें मान लीजिए ड्राई स्टीम मिल रही है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम फ्रॉम सच रिसोर्सेज रीचिंग टू द सरफेस आर लिमिटेड टू 8 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ड्राई स्टीम मिल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ये जियोथर्मल जोन से, डायग्राम से समझ लीजिए, जियोथर्मल जोन से हमें ड्राई स्टीम मिल रही है, ठीक है। सॉलिड मैटर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर लगाया है। देन उसको डायरेक्टली ड्राई स्टीम को हम टरबाइन के अंदर एक्सपैंड कर देंगे। टरबाइन के अंदर एक्सपैंड होगा स्टीम, टरबाइन रोटेट होगा, देन शाफ्ट जो है रोटेट होगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। देन मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है। एंड जो स्टीम है उसको कंडेंस करके, कंडेंसेट को फिर से ड्रिल करके जियोथर्मल फील्ड में सप्लाई किया जा सकता है, री इंजेक्ट किया जा सकता है, या तो उससे उसको कंडेंसेट को केमिकल रिकवरी के लिए, जो उसमें गैसेस है उसको रिकवरी के लिए इक्विपमेंट्स में सप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस है, डायरेक्टली आप उसको री इंजेक्ट कर दो, यहाँ से ड्रिल करके री इंजेक्ट कर दो जियोथर्मल जोन में। अदरवाइज आप गैसेस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उससे, तो वो गैसेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल रिकवरी के लिए कंडेंसेट को भेज देंगे इक्विपमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये ड्राई स्टीम सेटअप है। वैसे ही वेट स्टीम सेटअप भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर सोर्सेज भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन अगर लो टेम्परेचर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे बाइनरी सिस्टम यूज की जा सकती है। बाइनरी सिस्टम जैसे मान लीजिए लो टेम्परेचर रेंज है 90 to 170 डिग्री सेल्सियस, मीन ज्यादा टेम्परेचर हमें नहीं मिल रहा, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू जियोथर्मल फ्लूइड को सप्लाई करेंगे। जियोथर्मल फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, 90 to 100 या 170 डिग्री सेल्सियस, तो उसको एक हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर देंगे। एंड हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम क्या फ्लो कराएंगे, कोई रेफ्रिजरेंट जैसे आइसोब्यूटेन है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो इजिली वेपराइज हो जाएगा एंड वेपर को हम टरबाइन में एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्लूइड यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, जियोथर्मल फ्लूइड एंड मेन प्राइमरी सर्किट में कौन सा फ्लो हो रहा है, प्राइमरी सर्किट में आपको आइसोब्यूटेन फ्लो हो रहा है। तो आइसोब्यूटेन यहाँ रेफ्रिजरेंट है, 90 to 100 डिग्री सेल्सियस पे इजीली वो क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा एंड देन उसको एक्सपैंड किया जा सकता है टरबाइन के अंदर एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। एंड फिर से ये जो जियोथर्मल फ्लूइड है उसको री इंजेक्ट कर दिया गया है ड्रिल करके थर्मल जोन में, जियोथर्मल जोन में, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जियोथर्मल एनर्जी का। हेलो 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 हाँ सर।
समझ में आया ना बेसिक। चलिए दूसरा हम लोग Yes. फ्यूल सेल देख लेते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल भी आप लोग को दिया हुआ है सिलेबस में। फ्यूल सेल बहुत तरह का होता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ना है, तो हम प्रिंसिपल देखेंगे और एक कोई एग्जांपल देखेंगे कि फ्यूल सेल कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है फ्यूल सेल से। So fuel cell technology is new emerging technology. The development of this technology has started only few decades back. ठीक है, ये तो जस्ट उसका ये हो गया। फ्यूल सेल होता क्या है? तो फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं था अभी तक। आपने जितना थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या जियोथर्मल पावर प्लांट पढ़ा, पहले हम क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल है उस केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं हीट में। ठीक है, उसको फ्यूल को बर्न करके एंड देन हीट से हम स्टीम जनरेट करते हैं, देन उससे आप मैकेनिकल पावर जनरेट करते हो, मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू जनरेटर। तो इतने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं हमें, है ना। फ्यूल सेल क्या कर रहा है? डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बीच में कोई ये नहीं है कि पहले मैकेनिकल पावर जनरेट होगा, उसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फ्यूल सेल एक सिंपल समझिए एक बैटरी है, सिंपल बैटरी है। बैटरी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसी तरह से फ्यूल सेल है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, विदाउट कंबशन। सो फ्यूल सेल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल सेल इन रिस्पेक्ट दैट बोथ हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सेम जैसे बैटरी में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एंड एनोड, है ना, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, बोथ प्रोड्यूस डीसी पावर। So essential difference between the two is that fuel cell provide continuous energy. Fuel cell क्या करता है? Continuous energy input and output. ठीक है, provide continuous energy input and output while battery store energy electric charge. बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार चार्ज किया आपने, फिर वो डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है। तो ये बैटरी एंड फ्यूल सेल में डिफरेंस है। फ्यूल सेल क्या होता है? कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट देता है। बैटरी आपको इंटरमिटेंट देता है, एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस एनर्जी वो सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फ्यूल सेल आपको कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट देता है। So fuel cell supply system require continuous supply of fuel and oxidant, fuel and oxidant. ठीक है, कंटिन्यूअस में फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। ठीक है, सो हमें फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट कंटिन्यूअस फ्यूल सेल के अंदर सप्लाई करना पड़ेगा एंड जनरेट डीसी पावर। मीन्स डीसी पावर, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डीसी टाइप की होती है, एसी टाइप की नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं होती है, डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। मीन्स फ्यूल सेल के अंदर आपको क्या सप्लाई करना है? फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। तो फ्यूल कौन सा हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल है एंड ऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो कंटिन्यूअसली हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है। इट जनरेट्स डीसी पावर विथ वाटर एंड हीट। तो जो बाई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और क्या निकलता है? वाटर निकलता है एंड हीट निकलता है। ये बाई प्रोडक्ट क्या है? वाटर एंड हीट। ठीक है, ये समझ में आया?
हेलो हेलो, यस सर। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया नहीं, फ्यूल सेल है क्या? फ्यूल सेल एक बैटरी की तरह है, बट बैटरी एंड फ्यूल सेल में डिफरेंस है। फ्यूल सेल कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट देता है, ठीक है, जबकि बैटरी आपको एक बार चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, मीन्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस तो करता ही नहीं है, चार्ज होने के बाद वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये क्या है, सर फ्यूल सेल एनर्जी लेता कहाँ से, इनपुट कहाँ से लेता है? इनपुट आप देखते हैं ना, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट इसमें जो सप्लाई किया जाता है वो, इसको रिक्वायर क्या होती है, फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। ये पहले ध्यान में रखिए, फ्यूल सेल के अंदर हम क्या सप्लाई करते हैं, फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। क्लियर हो गया? फ्यूल, अब बहुत तरह का फ्यूल सेल है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या है, H2 जो है ये फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है, एंड ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूअसली फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर एंड हीट रिलीज होगी, ठीक है। जनरेटेड हीट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर, मींस डायरेक्टली जो हीट जनरेट होगी आप एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ सकते हो, एंड उसको रिकवरी भी कर सकते हो। रिकवरी के लिए रिकवरी सिस्टम लगाओगे, हीट रिकवरी सिस्टम, एंड उससे स्पेस हीटिंग कर सकते हो। वाइल अ बैटरी स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है, एंड आफ्टर सप्लाई ऑफ पावर एंड इट डिस्चार्जेज एट एंड नीड्स रिचार्जिंग, ठीक है। तो बैटरी एंड फ्यूल सेल में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे कन्वर्जन कन्वेंशनल पावर प्लांट से ये किया है कि कन्वेंशनल पावर प्लांट में पहले केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, देन हीट से मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करते हैं, देन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली केमिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ, जो फ्यूल सेल है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर कर रहा है, ठीक है। तो इसका अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या क्या दिया है। एप्लीकेशन लाइक स्पेस एंड ओशन शिप्स, ठीक है, ओशन शिप्स में ऑटोमोबाइल्स, पोर्टेबल पावर प्लांट, ठीक है, मिलिट्री यूज एंड फॉर पावर प्रोडक्शन। मीन्स इसका लिमिट ज्यादा ऐसे बड़े लेवल पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं करते हैं। पोर्टेबल जैसे जहाँ पे लिमिटेशंस है, जैसे ओशन शिप्स हो गया, शिप्स में यूज कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, मिलिट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। पोर्टेबल पावर प्लांट बना सकते हैं, एक जैसे दूसरे जगह ले जाने वाला, फ्यूल सेल को एक जैसे दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है, इट इज क्वाइट इन ऑपरेशन, लेस पॉल्यूटिंग, एनर्जी कन्वर्जन इफिशियंसी into electrical power is higher, no cooling water is needed, ठीक है। इसका हम लोग ये देख लेते हैं, ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग देख लीजिएगा। मेन प्रिंसिपल हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। इसको देखिए, मेन केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, क्या होता है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, मेन कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोड, एक फ्यूल इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड होता है, ठीक है। फ्यूल इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, मींस दो ये रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एनोड हो गया नेगेटिव एंड कैथोड हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो जो एनोड होगा उस पे फ्यूल सप्लाई किया जाएगा, मींस हाइड्रोजन फ्यूल सेल अगर हम बोलते हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल है, तो एनोड को हाइड्रोजन सप्लाई किया जाएगा, एंड ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन है वो कैथोड को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को फ्यूल सप्लाई किया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेंट सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो एनोड को फ्यूल सप्लाई किया जाएगा एंड कैथोड को ऑक्सीडेंट सप्लाई किया जाएगा।
एंड तीसरा चीज जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है, H2SO4 अगर एसिडिक फ्यूल सेल है तो, एंड KOH अगर अल्कली फ्यूल सेल है तो, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, H2SO4। तो एसिडिक फ्यूल सेल होगा तो आप H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिएगा, एंड KOH अल्कली फ्यूल सेल में यूज करते हैं। एंड एडिशनल कंपोनेंट जैसे कंटेनर, सेपरेटर, सीलिंग, फ्यूल्स एंड ऑक्सीडेंट सप्लाई, ये सब चाहिए। लेकिन मेन 3 कंपोनेंट है, 2 इलेक्ट्रोड, एनोड को फ्यूल सप्लाई करेंगे, कैथोड को ऑक्सीडेंट सप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, देखिए ये वाला जो है ये क्या है, एनोड, एंड ये पॉजिटिव हो गया कैथोड, ठीक है। तो एनोड को सप्लाई किया जा रहा है क्या चीज, फ्यूल। इस साइड में फ्यूल सप्लाई किया गया हाइड्रोजन, और इस साइड में सप्लाई किया गया ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट, ठीक है। एंड बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे KOH 40% KOH यहाँ पे है, एंड ये लोड से कनेक्ट कर दिया गया। आप इससे बैटरी को चार्ज कर सकते हो, देन उसको, या डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी लोड को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। परमिएबल यहाँ पे निकेल इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। परमिएबल मीन्स उसमें पोरस रहेगा, होल्स रहेंगे, ठीक है। होल्स करने का मतलब हम छेद ड्रिल नहीं करते हैं, पोरस नेचर का रहेगा। तो परमिएबल निकेल इलेक्ट्रोड है, परमिएबल निकेल, दोनों परमिएबल निकेल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन किस तरह से इसमें होता है। जब हाइड्रोजन एनोड पे जाएगा, फ्यूल मीन्स एनोड पे जाएगा, तो वो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यानी ये जो है एनोड जो है, एनोड पे जैसे ही फ्यूल सप्लाई किया जाएगा तो हाइड्रोजन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम मिलेगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जैसे ही इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आया तो हाइड्रोजन 2 एटम में ब्रेक हो गया, एंड 2 पॉजिटिव आयन H+ आयन बनाया, और हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लोड के थ्रू यहाँ से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, क्लियर। एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाफ O2, कैथोड पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट सप्लाई किया गया है, ठीक है। हाफ O2 प्लस H2O वाटर, एंड 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस करेगा, मीन्स वो H- प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये समझ में आया, हाफ O2 प्लस H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिला, ये मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, OH-। अब ये OH- क्या होगा, ये ट्रैवल करेगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइट,